Hello everyone, I hope you all are doing good. बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप मस्त चल रही होगी और तैयारी आप लोगों की एकदम ज़ोरों शोरों से होगी और स्ट्रेस आप लोग नहीं ले रहे होंगे। देखो, कोई भी चीज़ के लिए आदमी को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, खुद को तैयार करो ताकि जब जंगे मैदान में तुम्हारी एंट्री हो तो फिर लोग तुम्हें देखते रह जाएं। और फिर यहाँ पे तुम्हें लड़के नहीं दिखाना है, यहाँ पे तुम्हें खुद को साबित करना है अपने रिजल्ट से, है ना। अपने रिजल्ट से तुम्हें मतलब साबित करना है कि तुम में कितना पोटेंशियल है। वैसे एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा है वो किसी के पोटेंशियल या मेरिट को नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आज का जो टाइम है बच्चों, वो हमें उसी से अपने आप को शायद जो है हमें अपने सोसाइटी को मतलब दिखाने का एक हमारे पास एक ज़रिया है जहाँ पे हमारे मेरिट, हमारे पोटेंशियल का आकलन किया जाता है उस रिपोर्ट कार्ड में, है ना। तो कहीं ना कहीं खुद को तो दिखाने, एक रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको खुद को इतना कंसाइज करना है कि एक मतलब उसमें भी आपकी आपका जो पोटेंशियल है वो दिख जाए। खैर, कभी भी याद रखिएगा, टाइम रुका नहीं है। आप ये सोचेंगे कि अभी समय है, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं होता है बच्चों। टाइम, कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब समय और टाइड किसी का वेट नहीं करते हैं। समय चल रहा है, चल रहा है, तो आप भी समय के साथ चलना सीखिए। और रेस्ट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा रेस्ट जो होता है बेमतलब का, पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, और आप थोड़ा समय दीजिए। यू हैव टू गिव टाइम टू योर स्टडीज़। अंडरस्टूड? चलो फिर बच्चों, वी हैव कवर्ड अप लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक टॉपिक जो है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रह जा रहा है, वो मैं इसी स्लाइड में इसी टॉपिक में बता दूंगा, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इसमें से एकदम मतलब मस्ट है कि 1 2 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, समटाइम्स लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उधर उधर ट्रांसपोर्टेशन से भी, ब्लड के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो वट एवर आई एम टीचिंग यू, ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंडरस्टूड? अब आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, क्या आप उसको ये समझते कि भाई मेरा मार्क्स आएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूरी है। अगर आप उसे स्कोर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ करते हैं, मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। वी आर स्टार्टिंग विद रेस्पिरेशन, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर बच्चों रेस्पिरेशन होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेस्पिरेशन का करेक्ट मीनिंग नहीं समझते हैं, है ना। समटाइम्स दे थिंक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर एंड गिविंग आउट CO2, मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2। दैट इज नॉट, दैट इज नॉट 100% करेक्ट। इट इज हाफ करेक्ट, ये आधा अधूरा सही है। So what does respiration mean? I'm gonna tell you. See, पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग आगे के स्लाइड को ध्यान से समझ पाएंगे। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? बच्चों एक बात बताओ, आई टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे, हमने जब फूड को कंज्यूम किया था, क्यों कंज्यूम किया था बच्चों? ताकि फूड से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर द रीज़न दैट वी आर ईटिंग फूड, why we are eating food, just to get those nutrients which are present in food, like carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals, all these things, right? So we want to get all these nutrients from the food, ठीक है। तो उनमें से एक न्यूट्रिएंट था बच्चों कार्बोहाइड्रेट, है ना। आप किसी इलिटरेट, किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे कि वो खाना क्यों खा रहा है, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो खाना इसलिए खा रहा है कि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो 2 3 चीज़ें तो फिर भी बता सकता है ना। वो तो ये आपको बता सकता है जस्ट टू बिकम हेल्दी, जस्ट टू गेट हेल्दी, जस्ट टू बी हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। मतलब जिंदा कैसे रहेंगे भाई? तो एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी तो वो भी बता देगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है।
कि जस्ट टू गेट एनर्जी, यानी कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट था बच्चों, कंपोनेंट था, उसका फंक्शन क्या था? एनर्जी देना। ठीक है, मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ये एनर्जी देने वाला, बाकी इसके बाद फैट भी है। सो विदाउट एनर्जी नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव, राइट? विदाउट एनर्जी। अच्छा तुम ही सोचो ना, बिना किसी एनर्जी के कहीं किसी चीज में कैसे मूवमेंट हो सकती है? थिंक, है ना? ये जो मूवमेंट हो रहा है, हम बात कर पा रहे एक दूसरे से, आर each and every organ of the body is working just because they are getting energy, they are, you know, they are taking out energy from the food that we have given them. आपको एक पेन भी इधर से उधर उठा के रखना है, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, राइट? उसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। आप अपने हाथ से उस पेन को उठा रहे हो, फिर उसको उधर रख रहे हो, तो एनर्जी का सोर्स आपका हैंड हो गया। बिना एनर्जी के तो वो उधर से उधर जाता ही नहीं। तो हमारे बॉडी को भी एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके, काम कर सके, चल फिर सके। जो हमें, वैसे तो हम हाथ और पैर का मूवमेंट देख लेते हैं, आँख का मूवमेंट देख रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, वी कैन सी आर मूविंग लिप्स एंड टंग्स, एंड वी कैन फील द हार्ट बीट एज वेल, वी कैन फील द रेस्पिरेटरी लंग्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते, बट वी आर नॉट एबल टू सी द फंक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस विच आर ऑकरिंग इन साइड द सेल्स। वहाँ पे भी तो, वहीं पे तो एनर्जी की ज़रूरत है। सो ये एनर्जी जो है बच्चों, आखिर निकलता कैसे? हमने डाइजेशन में फूड से कार्बोहाइड्रेट अलग किया, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज अलग किया, तो ग्लूकोज से अब हमारा फाइनल जो एक्शन है वो होना है, वो होगा ग्लूकोज से भाई एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो डाइजेशन में तो हमने फूड से कार्बोहाइड्रेट लेकर के उससे ग्लूकोज तो निकाल लिया, बट द फाइनल एक्शन क्या होना है? उस ग्लूकोज को फिर वापस तोड़ना है, और टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चीज़ जब टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलता है। आप कोई भी चीज़ इमेजिन करो, आप पटाखे इमेजिन करो, जब पटाखा फूटता है यानी उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो स्टोर्ड होता है, वो मतलब धमाका करता है, बड़ाम से बाहर एकदम आता है। बलून में हवा भरते हो, क्या कर रहे हो? वो तुम अपनी एनर्जी उसमें स्टोर कर रहे हो। जब वो उसको नहीं सह पाता है तो फट जाता है, और फटने के बाद कौन सी एनर्जी देखने को मिलती है? एक बहुत ही एक जोर का साउंड एनर्जी देखने को मिलती है ना? तो जब हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, जब हम कुछ बनाते हैं, तो हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। उसके बाद जब हम उसे तोड़ देते हैं तो उसमें जो एनर्जी है, जो स्टोर्ड थी एनर्जी, जो जमा थी, वो उसी तरह से बाहर आ जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे याद करो, बचपन में हमें पिग्गी बैंक दिया जाता था। पिग्गी बैंक मतलब एक मिट्टी का छोटा सा होता था ना, एक, मतलब कैसे बताऊं मैं, तो उसमें हम लोग 1-2 रुपए का सिक्का डालते थे। उसका कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये घड़े जैसा होता था, लाइक दिस, है ना? और इसमें पैसे रखने के लिए छोटा सा क्या होता था, होल होता था। हम लोग खूब पैसे जमा करते थे, लेकिन 5-10 दिन के बाद फिर इसे तोड़ देते थे जब कुछ खाने का मन करता था, तो कभी ये भर नहीं पाता था, है ना? तो आप ऐसे समझो कि आप इसमें कितना एनर्जी स्टोर कर रहे हो, कितना। जब इसे आप तोड़ते थे तो बम से आवाज आता था, मतलब डम से आवाज तो आता था। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है, कोई भी चीज टूटेगा तो एनर्जी तो निकलेगा, जो एनर्जी उसमें समाहित है, स्टोर्ड है ना? तो ग्लूकोज जब टूटेगा बच्चों, तो एनर्जी अपने आप निकलने लगेगा भाई, अपने आप निकलने लगेगा। तुम एक बड़ा सा कोई चीज, जो तुम्हारे घर में शीशा का कोई चीज है, उसको उठा के पटक दो, तो क्या तुमको उसको कहने की जरूरत है भाई टूटना, तो तुम उसमें से साउंड निकालना? इज इट लाइक दैट? ऐसा नहीं होता है। तो बस रेस्पिरेशन का काम यही है। फूड से तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अभी उसका काम नहीं हुआ है, अभी उसको टूटना पड़ेगा। यानी कि ग्लूकोज हैज टू बी ब्रोकन डाउन जस्ट टू गिव एनर्जी, सो दैट इज कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, समझ में तो आ गया कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी, है ना? फूड इज ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी, फूड
इज ब्रोकन डाउन, तोड़ा जाता है। किस लिए तोड़ा जाता है? टू गिव एनर्जी। जो एनर्जी है वो देने के लिए, ये जो एनर्जी इसमें छिपा हुआ है। और ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं तुम्हें एक लाइन में ये चीज़ समझा देता हूँ। जैसे जैसे देखो, आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। बस इसको तुम्हें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ना, ये टूटना शुरू हो जाएगा। और ये फिर CO2 जिससे बना था ना, मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, आगे बने रहना, बहुत ही एक गजब की चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, गजब की चीज़ जो तुमने बहुत ही कम ध्यान दिया होगा इन चीज़ों पे। तो ये दो चीज़ें बनेंगी और फिर इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। बस हमें इसकी ही ज़रूरत है, बस ये काम करना है, बस ये काम करना है। लेकिन तुम देखोगे कि इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन से मिलाने में कितना ज़्यादा टेंशन है ना। बहुत मगजमारी, बहुत टेंशन है बच्चों, इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन से मिलाने में। तो हम लोग इसी को तो समझने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जस्ट टू जस्ट टू मेक ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन, we are going to talk about. Okay, so glucose, how the glucose will meet with oxygen, where it will meet the oxygen, right? So हम लोग उसको समझेंगे, how the oxygen will reach the glucose, because glucose is present in the blood. Where is glucose? Glucose is present in the blood, but we are not talking about the glucose that is present in the blood. We are talking about the glucose which is present in inside the cells, because blood को क्या होगा, सेल्स यानी कि बॉडी, बॉडी बॉडी पूरे बॉडी के पार्ट्स, पूरे बॉडी के पार्ट्स, पार्ट्स में ऑक्सीजन को जाना है। और पार्ट्स का मतलब अल्टीमेटली वो सेल में ही जाना है, खरबों सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में ऑक्सीजन को जाना है। अब आप सोचो कि आपने जो ऑक्सीजन लिया है वो कहाँ लिया है, आपका ऑक्सीजन कहाँ है? आपका ऑक्सीजन तो लंग्स में है। आपने सांस लिया, आपने एयर लिया है, आपने जो एयर लिया है वो तो लंग्स में गया है। अब लंग्स से टो तक, यानी पैर के अंगूठे तक, ब्रेन तक, हाथ, किडनी, लिवर, सब जगह जाना है इस ऑक्सीजन को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही चीज हम समझने वाले हैं बच्चों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन भी देखते चलेंगे। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अरेबिक रेस्पिरेशन एंड अनअरेबिक रेस्पिरेशन। आई विल टेल यू, और आपको मतलब हर जगह यही बताया जाएगा, और ये सही भी है कि रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होते हैं। बट रदर आई विल टेल यू दीज आर टाइप्स as well as the steps of respiration. That is very important. Just a second.
सो आई विल टेल यू दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमें पढ़ाया जाता है और ठीक भी है, लेकिन ये स्टेप भी है रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने में। इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जो आप समझ चुके हैं। फूड का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है जिसमें एनर्जी विल बी रिलीज, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज आई टोल्ड यू कि रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एरोबिक आप याद कैसे करोगे मैं बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन है। दैट मीन्स बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं कर सकता है। ठीक बात। तो कैसे याद करेंगे कि कौन सा ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, मतलब किसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एरोबिक से याद करिए। एरोबिक मतलब इसमें एयर एक वर्ड है, एयर, इसको एयर से याद कर लीजिए। ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में ही है ना। बस एन का मतलब ही एब्सेंस होता है। तो एन एरोबिक मतलब यहाँ पे, मतलब इस वाले रेस्पिरेशन के मोड में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। सो अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, दैट मीन्स जिनका ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूटता है, उन्हें एरोब्स कहते हैं। AEROBES, सिंपली दे आर कॉल्ड एरोब्स। एंड वैसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनके ग्लूकोज को ब्रेक होने में, दैट दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे मोस्ट, मतलब सारे के सारे जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन ही लेते हैं। हुआ क्या ना कि जब पृथ्वी बनी शुरू में, जब पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था पृथ्वी का, वो एटमॉस्फेयर था ही नहीं, एनवायरनमेंट कह लीजिए। तो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल का मतलब ऐसा कंडीशन ही नहीं था जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सके। तो लाइफ कहीं ना कहीं से शुरू तो होना था। और फ्री जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 नहीं थे, ये पानी में थे। और पानी भी कैसे, किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था। ठीक है। तो और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही रिलीज हो सकता है, और रिलीज होगा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। आपने पढ़ा होगा, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे पानी को अलग करके ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, लेकिन वो करेगा कौन। ऐसा नहीं कि नहीं था लेकिन उस अमाउंट में नहीं था। तो इसीलिए नेचर ने सोचा कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही रह सके। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, वो थे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो मतलब बैक्टीरिया का ग्रुप है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया का ग्रुप है। ठीक है, उसमें भी सारे बैक्टीरिया नहीं, उसमें भी एर्की बैक्टीरिया, सबसे पुराने वाले बैक्टीरिया, प्रिमिटिव वाले जो सबसे पुराने हैं। तो कुछ मतलब कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट, ये जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। ईस्ट फंगस है बच्चों, ये केवल और केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब इनके ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर हवा नहीं भी हो ना, तो आप देखोगे कि बैक्टीरिया फंगस लग जाता है और वो उसको ख़राब कर देता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे डिटेल में तो पढ़ेंगे, मैं आपको आगे अपने तरीके से समझाता चलूँ। तो चलिए, होता क्या है ना बच्चों कि ये स्लाइड बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं बता देता हूँ, बाकी तो लिख के समझा ही देता हूँ। तो सबसे पहले बता दें कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होगा, मतलब कैसे होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इक्वेशन क्या होगा इसका बच्चों, तो जो आपका ग्लूकोज है, अच्छा ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, तो सबसे पहले सेल में होंगी बच्चों, सेल में। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके पहले इसको थोड़ा यहाँ रुकिएगा, अभी सेल में मत जाइएगा। सेल से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज़ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को सेल में पहुँचाने के लिए पहले हमें ऑक्सीजन को अपने लंग्स में लेके आना पड़ेगा ना। तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको समझना ज़रूरी है, तब उसको समझेंगे।
क्योंकि पहले ऑक्सीजन को लंग्स में तो ले ले, फिर तो बॉडी में भेजेंगे। सॉरी। सो वी हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसका काम फूड को डाइजेस्ट करना था, तो फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, अब आपके पास ग्लूकोज आ गया है। अब अगला, अब दूसरे ऑर्गन सिस्टम की बारी है। अब वो ऑर्गन सिस्टम है आपका भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि अब ग्लूकोज आ गया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है कि सुनो, मैंने फूड को डाइजेस्ट करके सारे पार्ट्स को पहुंचा दिया है, और उधर पहुंचाया नहीं, मैंने फूड को डाइजेस्ट कर दिया है। और मैंने, उसने क्या कहा, उसने हार्ट को बोल दिया कि अब तुम क्या करो, ब्लड को भेजो खाना ले करके सबको पहुंचाए, तो उसने भी अपना काम खत्म कर दिया। अब बारी किसकी है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि इन लोगों ने अपना काम कर दिया। सेल्स तक ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं, ठीक है, सेल के पास ग्लूकोज जा चुका है। अब सेल वेट कर रहा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन ये जो साहेब हैं ये इनके पास है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होगा इनके पास ऑक्सीजन भेजने का, ठीक है। बात इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी भी पता नहीं क्यों, मतलब हमारी फैमिली बढ़ नहीं रही है, बहुत स्लो बढ़ रही है, पता नहीं क्यों। मुझे तो नहीं लगता कि मैं, मतलब खैर, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो यार तुम लोग, है ना। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं दूसरे चैनल पे, वहाँ से कम पढ़ाया जा रहा है, या वहाँ से अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। बस कुछ चीज़ें देखो बच्चों, होता क्या है कि जिन्हें जहाँ समझ में आए वहाँ उनको वहीं पढ़ना चाहिए। रिदम भी कई बार टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई जो है, सबसे मेन चीज़ जो है स्टडी का, वो है कॉन्सेप्ट। डाउट नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। बाकी हमारे पास थोड़ी अभी टेक्नोलॉजी गैजेट्स की कमी है, तो बस धीरे धीरे वो होगा, तुम लोगों का साथ और प्यार रहा तो। बाकी पढ़ते रहो, है ना। बाकी तुम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हो, डाउट वगैरह नहीं पूछते हो, है ना। थोड़ा सा पूछो, थोड़ा एक्टिव रहो यार, हम लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, तो कंपोनेंट्स की बात कर ले बच्चों, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, तो आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हमारे पास नेज़ल कैविटी होगा। नेज़ल कैविटी से पहले नोज़ होगा, नोज़ जो तुमको दिख सकता है। उसके बाद बच्चों फेरिंग्स होगा, जो तुम्हारा गला वाला रीजन है, ठीक है, गला वाला, गले से थोड़ा ऊपर का जो पैसेज है वो फेरिंग्स है। उसके बाद फेरिंग्स से थोड़ा नीचे जाओगे, लैरिंग्स है, जहाँ पे तुम्हारा साउंड वाउंड रिलीज होता है, साउंड बनता है। और ठीक उसके नीचे जाओगे तो ट्रैकिया है, जिसको तुम विंड पाइप भी कहते हो, जो हवा को गले से ले करके कहाँ पहुँचा देता है, दोनों लंग्स तक पहुँचा देता है, तो ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों ब्रोंकाई है, मतलब विंड पाइप एक ही है लेकिन लंग्स तो दो हैं तुम्हारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये है तुम्हारा ट्रैकिया, और ये तुम्हारा क्या है, तो ये दोनों ब्रोंकाई है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास वन पेयर ऑफ लंग्स है, और लंग्स के भीतर एल्वियर, मेन तो यही है, मैं समझाऊंगा। अब चलो थोड़ा सा फिगर देख लो। ये है तुम्हारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जो फेस में प्रेजेंट है। नोज़ ये रहा, इस तरह से एयर तुम्हारा अंदर जाएगा जब तुम इनहेल करोगे, तो ये नेज़ल कैविटी है जो दो होगा। ये बीच में देखना तुम, दो नोज़ है ना, तो बीच में उसको अलग कौन करता है, जो बीच वाला हड्डी है, तो उसको सेप्टम कहते हैं, जैसे हार्ट में था। तो ये सेप्टम हो गया, दो होल्स हैं जिसको नेज़ल चैम्बर्स कह सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, तो हवा मतलब जाता है पीछे की तरफ जाता है, और ये तुम, ये जो गले में लटका हुआ रहता है, देखना मुंह खोलोगे तो एक चीज़ पीछे की तरफ लटका हुआ रहता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको यूव्यूला कहते हैं। यू है यूव्यूला। इसका काम क्या होता है, जब तुम खाना निगलते हो ना, तो ये फिर ऐसे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यानी कि जब जितनी देर तक तुम्हारा खाना गले में रहेगा, एयर ब्लॉक हो जाएगा, देखना तुम सांस नहीं ले पाओगे कोई भी चीज़ मुंह में रख के, क्योंकि तुम्हारा ये जो ये व्यूला है वो नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो फूड का कोई पार्टिकल अगर नोज़ में चला जाता तो दिक्कत हो जाती, है ना। तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, तो इसका काम यही है, ये खुलता है बंद होता है, खाना इसको पुश करके पीछे वाले पार्ट को ब्लॉक कर देगा, फिर इधर कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप इधर तुम्हारा हो गया, एयर इधर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो ये वाला रीज़न मैंने आपको बता दिया, यूव्यूला,
ठीक है, आगे बढ़े तो नेज़ल पैसेज से होते हुए आपका ये चला जाएगा बच्चों फेरिंग्स में। ये है आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है, पूछ सकता है एग्जाम में, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। किसके लिए? खाना भी इसी से होके जाएगा और एयर भी इसी से होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो एक ही रास्ता है ना, आगे जा करके वो सेपरेट होगा। ठीक है, बाइफरकेट करेगा आगे जा करके। अब देखो यहाँ पे अगर फूड है तो अभी मैंने बताया ना कि एयर नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही रास्ता है। मान लो एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है जो बस एक ही लेन में है, आने जाने के लिए एक ही है। तो मान लो बड़ी सी अगर कोई गाड़ी यहाँ पे, तो उधर से कोई गाड़ी कैसे आ सकती है? ठीक उसी तरीके से फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है, फूड यहाँ पे है तो हवा नहीं जा सकता है। अब देखो, तो मान लीजिए अभी खाने का बात छोड़िए, अभी फूड एयर का समझिए कि एयर कैसे जाएगा। तो आपने सांस लिया, आपका ट्रैकिया बच्चों आगे की तरफ फील करो, आपको थोड़ा मतलब गर्दन पे तो आपको थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मुड़ सकता है। वो आपको कार्टिलेज से बना होता है इसलिए मुड़ सकता है। तो बच्चों ये एयर जो है आगे की तरफ मूव करेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रैकिया है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बच्चों एपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। जानना तो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। एपीग्लॉटिस क्या करता है, जैसे फूड ने यूव्यूला को ब्लॉक कर दिया था, उसी तरह से ये क्योंकि पीछे ट्रैकिया है, तो जब फूड ऐसे नीचे पीछे की तरफ जाएगा तो जाते जाते यहाँ पे एपीग्लॉटिस होगा। आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसको भी वो ब्लॉक कर देगा। किसको? विंड पाइप को, ताकि फूड इसमें ना चला जाए। समझ रहे हो? देख रहे हो कितना ऑटोमेटिक गजब का सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है। तो फूड ने अपने आप यहाँ पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको क्या कर देगा? ब्लॉक, ताकि फूड आगे की तरफ चला जाए। वही जब आप खाने के समय कभी कभी बोलते हो तो फूड का कोई पार्टिकल या वाटर का कोई पार्टिकल थोड़ा सा भी अंदर चला जाएगा तो ये पूरा पैसेज हाईली सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब किसी भी चीज़ को सह नहीं पाता है, और ये आपको बहुत ज़ोर का सरक जाता है। आपने सुना होगा सरक गया, बहुत ज़ोर की खांसी और बहुत ज़ोर से छींक होता है, खांसी होती है, छींक नहीं, और नाक मुंह सबसे पानी बाहर आ जाता है। आपने नोटिस तो ज़रूर किया होगा। लोग कहते हैं किसी ने याद किया है, खैर अपने अपने तरीके से हमने अपने आप को क्या कर लिया है, हर चीज़ों के लिए कोई ना कोई रीज़न दे ही दिया है। खैर, सो नाउ द एयर विल कम टू द ट्रैकिया। अब देखिए ये अब मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला आया, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये लेरिंग्स है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पे फूड क्या, सॉरी फूड कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है जो साउंड बनाता है, प्रोड्यूस करता है। खैर, अब आगे बढ़ते बच्चों, ये आपको हो गया ट्रैकिया जो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज से इसलिए ताकि आप मुड़ सको, कान नाक को छुओ तो देखो ये हिल डुल सकता है, सॉफ्ट बोन से बना है ताकि आप गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सको। और ये कोलैप्स होने से भी बचाता है, मतलब मान लो अगर प्रेशर कम हो जाए हवा का तो ये टूटे नहीं। समझ रहे हो बात? अब ट्राकिया आगे की तरफ बढ़ा, सेम पार्ट इधर भी रहेगा, तो ये मैंने डिसअपियर कर दिया है। हवा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो यहाँ से जब ये बाइफरकेट करेगा, मतलब दो पार्ट में बटेगा, तो अब जो पाइप स्टार्ट होगा ट्यूब, उसको बोल देंगे ब्रोंकस। ठीक है, तो ये आ गया ब्रोंकस। अब लंग्स के भीतर जाएगा बच्चों। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये अब देखो ट्रैकिया से ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होंगे, इनको ब्रोंकियोल्स कह देंगे। और फिर इसमें आप देखेंगे तो इसमें एल्वियोलाई दिखेंगे, छोटे छोटे एल्वियोलाई, मतलब बलून की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छोटे छोटे बलून्स होंगे वो। ठीक है, हवा बच्चों इन्हीं एल्वियोलस में जाता है, इन्हीं एल्वियोलाई में पहुंचता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंग्स का कोई काम, मतलब रेस्पिरेशन में हवा के मूवमेंट से, हवा के एब्जॉर्प्शन से इसका नहीं है, एयर के ऑक्सीजन के। लंग्स एक घर है, मतलब ये लंग्स तो ये है, आप जो स्ट्रक्चर स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर मस्कुलर ये है, एयर तो इन बबल्स में, इन बलून्स में जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये प्रोटेक्शन देता है, हवा इन एल्वियोलस में जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो कहाँ से होता है? एल्वियोलस से। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट करवा दूँ, रिवाइज करवा दूँ। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है बच्चों? तो पहले नोज, नोज के भीतर दो नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स
है ना, मतलब फिर ये फर्दर ब्रांचेस में बटेगा, इसी को ब्रोंकियोल्स, और फिर ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकियोल्स के बाद लंग्स, फिर सॉरी एल्वियोलाई, और सारी चीज ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई तक ये चीज़ें कहाँ रहेंगी बच्चों, लंग्स में, ध्यान रखिएगा। ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई, थोड़ा सा ब्रोंकस भी घुसता है, देखिए यहाँ पे ये ब्रोंकस भी एंटर करता है लंग्स में, फिर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, तीन चीज़ें लंग्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, समझ में आया बात। अब हम थोड़ा समझते हैं कि हम एयर को कैसे इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, आप जब ऐसे एयर को खींचते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इनहेलेशन, या इंस्पिरेशन भी कहते हैं। खैर इनहेलेशन याद रखिए, इनहेलेशन मतलब सांस को खींचना। इसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन नहीं लेते हो। बच्चे बताते हैं सर हम ऑक्सीजन खींचते हैं, अरे भाई एयर में बहुत सारे गैसेज हैं, तो केवल ऑक्सीजन ही तुम्हारे लंग्स में कैसे जाएगा, ये कौन सी बात हो गई। तुम कभी मत कहो कि तुम ऑक्सीजन लेते हो, तुम कहो सर हम लोग एयर लेते हैं, एयर। फिर लंग्स का ना काम है कि उसमें से ऑक्सीजन को निकालना, तो हम एयर को खींचते हैं प्रेशर से। तो जब हम खींचते हैं तो क्या क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इमेज के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करो। जब हम एयर को खींच रहे हैं यानी कि हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर जहाँ पे लगे तुम्हारा एनर्जी इन्वॉल्व है, तुम्हारे मसल्स इन्वॉल्व है, तो समझ लो कि ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब जहाँ पे तुम्हारा एनर्जी यूज हो रहा है, तुम्हारे मसल्स यूज हो रहे हैं। तो होगा क्या, क्या कहता है कि डायफ्राम, पहले डायफ्राम समझ लो होता क्या है। तुम्हारे लंग्स और पेट, मतलब तो तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी है पेट वाला, और तुम्हारा जो चेस्ट है थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट का रीजन, उन दोनों के बीच में आके कुछ कुछ बैरियर होना चाहिए ना, अलगाव तो होना चाहिए ना, सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच एक मसल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या होता है, इस तरह का एक मसल होता है जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, किन के बीच में होता है, तो हमारे चेस्ट और हमारे क्या बोलते हैं उसको, एब्डोमिनल कैविटी, पेट मैंने नीचे का जो एरिया उसको ये क्या करता है, अलग सेपरेट करता है। ये मसल होता है, ये मूव करता है। जैसे तुम, जैसे देखो ये तुम्हारा लंग्स हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो स्टमक हो गया। तो स्टमक को खैर बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, लेकिन ताकि तुम समझ, अब देखो ये तुम्हारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। तो मैं अब स्टमक को मिटा रहा हूँ ताकि क्लियरली हम इस चीज़ को समझ सकें। ध्यान से समझना, अभी तुम रिलैक्स मोड में हो, यानी कि तुमने सांस अभी छोड़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारा डायफ्राम जो है वो क्या होगा, ऐसे होगा, वो भी रिलैक्स मोड में होगा इस तरह से। ठीक है, जब तुम सांस खींचोगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जब आप सांस को खींचोगे तो आपको सांस के लिए, एयर को स्पेस देने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए ना, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा ड्रामा कर रहा है, इसको ठीक करना होगा। आप यहाँ पे देखिए इसको, तो जब आप सांस खींचोगे, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि थोड़ा स्पेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सांस छोड़ोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका लंग्स है, ठीक है। तो अभी आपका सांस छोड़ा हुआ है, मतलब आप रिलैक्स मोड में हो, तो ये कैसा होगा, ये भी इस तरह का होगा, ठीक है, मतलब सिंपली ऊपर की तरफ होगा। जब आप सांस लोगे, इनहेल करोगे, तो ये लंग्स तो फूलेगा ना, तो फूलेगा तो वो क्या करेगा, डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश कर देगा। तो ये मैंने तो इसको थोड़ा फुला दिया, ठीक है, तो डायफ्राम क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा थोड़ा सा, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। और सांस छोड़ोगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखो तो इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ये कैसे याद करना है, जब हम सांस खींचेंगे यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल्स में तनाव होगा। जब सांस छोड़ेंगे यानी एक्सहेल करेंगे तो बेचारा वो क्या करेगा, चुपचाप अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक है, लंग्स की बात नहीं है वो, जैसे देखो जब तुम सांस को ऐसे पकड़ के कपाल भाती करते हो ना, कपाल भाती नहीं, अनुलोम विलोम, ऐसे बहुत देर तक हम सांस को खींचे रहते, तुम देखोगे यहाँ पे ना तुम्हारे पेट से थोड़ा ऊपर यहाँ पे कुछ तनाव होता है, मतलब कहेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो होता क्या, उसको मसल फटीग कहते हैं, मतलब वो मसल थक रहा है,
वही तुमको कहता है सांस छोड़ो, है ना। तो वो कौन है? डायफ्राम है, वो लंग्स नहीं है, वो डायफ्राम है। डायफ्राम की वजह से ही हम सांस को छोड़ पाते हैं। तो याद रखना, ये जब सांस लोगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि डाउनवर्ड जाएगा नीचे की तरफ। सांस छोड़ोगे तो अपवर्ड जाएगा, यानी कि वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया? और जिससे कि हवा को वो बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, मतलब क्या करेगा ये? जैसे सांस छूटेगा तो कहेगा कर जाओ, भागो भागो, दाबोगे उसको, दाबेगा, चल जो, है ना। जब सांस लेंगे तो चुपचाप नीचे चल जाएगा, भाई लो सांस लो, फुला दो उसको पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हेल्प करने वाला। तो यही चीज़ यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वो क्या है, उसमें तनाव होगा, खिंचाव होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड, ताकि स्पेस बढ़ जाए, और एयर इंटर लंग्स। ठीक है, एयर जो है हवा में, सॉरी लंग्स में चला जाता है। एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, ये रिलैक्स कर जाएगा, मूव्स अपवर्ड, एयर एग्जिट्स लंग्स। ठीक है, हवा जो है लंग्स को छोड़ देगा। इतनी बातें समझ में आई? अब लंग्स में एयर तो चला गया, अब आगे की क्रिया समझे। ऑक्सीजन लंग्स में है, फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड थ्रू एल्वियोलाई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड टू एल्वियोलाई टू बी एक्सहेल्ड। अब इसको समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लाइन क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर, हमने जो हवा इनहेल किया है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, किसके थ्रू? एल्वियोलाई के थ्रू। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ चलाएगा? एल्वियोलाई में, और फिर हम उसे बाहर एक्सहेल कर देंगे। अब एल्वियोलाई को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, देखिए। तो लंग्स में मैंने दिखाया था आपको, लंग्स मैंने बनाया, ऐसा लंग्स बनाया था, और लंग्स के भीतर आपको ये ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और ये एल्वियोलाई। तो एक ही को समझिए कि यही वो एल्वियोलाई है। तो बच्चों, ऑक्सीजन आपका यही, एयर आपका यही है, ऑक्सीजन ही एयर। ठीक है, तब समझिएगा ध्यान से, यही मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में। तो पूरे एल्वियोलाई में एयर चला गया है, अब कहेगा जल्दी लो सब ऑक्सीजन, जल्दी लो। अब होगा क्या कि एल्वियोलाई का जो सरफेस है, जो बाहर का सरफेस, इसके बाहरी मेम्ब्रेन से बहुत सारे पतले पतले कैपिलरीज, ब्लड वेसल जो बताए थे, थीनेस्ट ब्लड वेसल, ये इससे क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, क्यों? ये इधर वही तो करने आए हैं, वो ऑक्सीजन को खींचने आए, लेने, है ना। ये तो बेचारा ट्रांसपोर्ट का काम दिन भर रात भर करता रहता है। अब इन कैपिलरीज में क्या दौड़ रहा है? तो ब्लड। ब्लड में किसका हमको किससे मतलब है? तो आरबीसी से, क्योंकि हमको ऑक्सीजन लेके जाना है। आरबीसी से क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, कि क्योंकि हमने एयर बाहर से लिया है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, प्लस में होगा। किसके कंपैरिजन में? ब्लड से, क्योंकि जो ब्लड इधर आया है वो तो CO2 लेके आया है, तो CO2 ब्लड में ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? सोचिए तो। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में पैसिव मूवमेंट होता है किसी भी चीज़ का। तो इधर ऑक्सीजन जाता है तो चुपचाप वो ब्लड की तरफ चला जाएगा, मूव कर जाएगा। क्योंकि इधर CO2 ज़्यादा है तो ये चुपचाप एल्वियोलाई में चला जाएगा। अब ऑक्सीजन चला तो गया, बट दे हैव टू बी डिफ्यूज विथ सम बडी, है ना, विथ समथिंग। अब वो ऑक्सीजन ढूंढेगा, हम किसके साथ जाए, कौन हमको लेगा? तो यहाँ आरबीसी घूम रहा है। अब ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो कहेगा आओ मेरे पास, आओ आओ, बस आ गया। हीमोग्लोबिन में क्या हो गया? ऑक्सीजन अटैच हो गया, क्योंकि इसको तो वही चाहिए था। अब जल्दी जल्दी क्या करेगा उसको? चलो चलो चलो। अब ये क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब यूँ समझो कि ये मैग्नेट है तो ये आयरन है, चुंबक है तो लोहा है, बस काम हो गया। अब ये तुरंत इसको लेके भागेगा, कहेगा चल चल जल्दी, दूसरे तुमको पहुंचाना है, पूरा बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि खाना पड़ा हुआ है, एनर्जी नहीं निकल रहा है। अब ये इधर से लेके गया, एट द सेम टाइम CO2 चला गया आपके एल्वियोलस में। फिर हम सांस को क्या करें? चल भाई बेटा तू निकल, तो एक्सेल कर दिए हैं, फिर इनहेल। तो 24 घंटे चल रहा है कि नहीं चल रहा है काम? समझ में आ रही है बात? एक्सेल में CO2 रिलीज कर दिए, और इनहेल में ऑक्सीजन को, मैंने एयर को खींच लिए। याद रखिएगा, हम इनहेलेशन में केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे, एयर ले रहे हैं, और एक्सहेलेशन में भी केवल CO2 नहीं छोड़ रहे हैं हम। जो चीज़, अब देखिए, एयर में तो नाइट्रोजन भी था, वेपर भी था, H2O भी था, है ना, और भी बहुत सारे गैसेज हो सकते हैं, इवन CO2 भी था। तो एज इट इज ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, बाकी चीज़ें एज इट इज बाहर कर दी जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो डिफ्यूजन कहाँ से होता है? इसी को देखो,
ऑक्सीजन का एल्वियोलस से ब्लड में और इसका CO2 का इधर से। बस ये प्रोसेस डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन तो पढ़े ही होगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। दैट्स इट। तो यह एल्वियोलाई देखो, यहाँ कितना मुश्किल काम है। अभी फिर यहाँ से ब्लड बेचारा पूरे बॉडी में जैसे खाने को पहुँचाया था, अब ऑक्सीजन भी पहुँचाएगा। मतलब खाना भी यही दे, ऑक्सीजन भी यही दे, सब कुछ तो यही, क्योंकि काम ही इसका यही है, इसका ड्यूटी यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब चलो फिर हम लोग पीछे चलते हैं अपने इस वाले प्रोसेस। कहाँ गया, ये तो नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ गया भाई, ये वाला। देखिए रेस्पिरेशन को बच्चों, अब पहले हम लोग उसको समझ ले, फिर से मुझे एक स्लाइड नया बनाना पड़ेगा। रेस्पिरेशन, तो आप देख रहे हैं कि एक रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही चीज़ मैंने शुरू में बोला था। और एक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि सेल में, ठीक है, सेल में ऑक्सीजन जा रहा है, फिर वहाँ से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एक्चुअल रेस्पिरेशन यही है, लेकिन इसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया फिजिकल रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, फिजिकल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्रीदिंग को क्या बोल देंगे, फिजिकल। फिजिकल मतलब बॉडी, इसमें हमारा बॉडी इन्वॉल्व है, हम इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए याद रखिए इसको फिजिकल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे। पूरा रेस्पिरेशन को हमने 2 स्टेप में बांट लिया, पहले सांस लेंगे छोड़ेंगे तब ना। तो ये सांस लेने का, और फिर सांस ले लिए, ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, अब ये चुपचाप ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचा देगा सेल्स को, सेल में रेस्पिरेशन होगा। तो मेन रेस्पिरेशन ये है, इसका एक स्टेप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बस इतना ही था। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ब्रीदिंग था। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। देखिए ब्रीद का मतलब क्या होता है, ब्रीथ का मतलब होता है बच्चों इनहेल प्लस एक्सहेल। आप एक बार सांस लेते हो और एक बार सांस छोड़ते हो, उसी को बोलते हैं इनहेल और ब्रीथ बोलते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 72 टाइम्स। हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे भाई वो हार्ट बीट है। ये नॉर्मली 16 to 20 टाइम्स ये नॉर्मल है। बढ़ोगे, आई मीन दौड़ोगे, स्ट्रेस हो जाओगे, बीपी बढ़ेगा, डर जाओगे तो ये बढ़ सकता है। बच्चों में 25 to 30 हो सकता है। तो ये ब्रीदिंग रेट हो गया। आपको इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ब्रीथ का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन में एक स्टेप में हमने सांस लिया, ब्रीदिंग किया, जिसको फिजिकल रेस्पिरेशन। अच्छा एक और चीज़ देखिए, एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था सांस हम जब खींचते हैं तो हमारा फोर्स लगता है, फोर्स बिना एनर्जी के पॉसिबल है। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी चाहिए हमें, इसमें एनर्जी निकलवाना था, फॉर एनर्जी रिलीजिंग, है ना। तो हमको ये प्रोसेस इसलिए करवाएं कि ताकि हमको एनर्जी मिल सके, लेकिन एक स्टेप में एनर्जी हमको देना भी पड़ेगा इसको। जैसे मान लो आप कोई पैसा कमाना चाहते हो बिजनेस से, तो पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। तो ठीक इसी तरह से हम सांस जो खींचते हैं, यानी कि ब्रीदिंग में इनहेलेशन प्रोसेस जो है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। फिजिकल रेस्पिरेशन क्योंकि एक्टिव भी है तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी देगा, है ना, ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो मेन तो यही माना जाएगा। ठीक है, चलो फिर तो ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और ये भी लंबा है। पहले इतना समझ लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सारी चीज़ें, फिर उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।